क्लास में हगीज पहनकर आने वाली स्टूडेंट। खुशबू क्लास में बैठी पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ होने लगी। अरे यार, ये अचानक पेट में क्या हो गया? हाय राम, मुझे तो बहुत तेज पोटी लग रही है। मुझे अभी टॉयलेट जाना होगा। मैम, क्या मैं अभी टॉयलेट जा सकती हूँ? अभी अभी तो क्लास शुरू हुआ है, बस तुम लोगों को ना पढ़ने का बहाना चाहिए। अभी बैठो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही हूँ, उसके बाद चली जाना। खुशबू को टीचर बाथरूम जाने नहीं देती है। तभी खुशबू को बहुत तेज पाद आती है। उफ, अब क्या करूँ? बहुत तेज पाद आ रही है। हल्का सा छोड़ देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। खुशबू धीरे से पाद छोड़ देती है। तभी उसके पाद के साथ उसकी पोटी भी निकल जाती है। ओह गॉड, सत्यानाश हो गया। ये तो स्कर्ट के अंदर ही फैल गया। अब मैं खड़ी कैसे होंगी? खुशबू अपनी सीट पर ही बैठी रहती है। जब लंच होता है तो सभी बच्चे अपनी अपनी सीट से उठकर लंच करने चले जाते हैं, लेकिन खुशबू अपनी सीट पर ही बैठी रहती है। तभी उसकी दोस्त शालिनी आती है। अरे खुशबू, लंच हो गया है और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। चलो ना, कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। नहीं यार, आज मैं नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ? पैसे नहीं है? चल यार, आज मैं खिलाऊंगी। इतना बोलकर शालिनी जबरदस्ती खुशबू का हाथ खींचते हुए उसे ले जाती है। तभी जैसे ही वो चलने लगती है, उसके स्कर्ट से बूंद बूंद करके पोटी गिरने लगती है, जिसे देखकर सभी बच्चे खुशबू का खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे वो देखो, खुशबू ने अपने पैंट में पोटी कर ली है। छी खुशबू, इतनी बड़ी होकर ऐसी हरकत। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और नहीं आज के बाद तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। नाम खुशबू है और काम सिर्फ गंदगी फैलाना है। चलो, हम सब चलकर प्रिंसिपल मैडम से इसकी शिकायत करते हैं। उसके बाद खुशबू रोते हुए भागते भागते घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, क्या बात है बेटा, आज जल्दी स्कूल से आ गई? माँ, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या बात है बेटा? उसके बाद खुशबू सारी बातें अपनी माँ को बताती है। इसलिए मैं कहती हूँ ना, बाहर की चीजें ज्यादा मत खाया करो, लेकिन तो मेरी सुनती ही कहाँ हो। ये सब बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाने से होती है। ठीक है माँ, मैं अब से बाहर का नहीं खाऊंगी, लेकिन अब मैं उस स्कूल में दोबारा नहीं जाऊंगी। वहाँ सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरा नए स्कूल में दाखिला करवा दो। खुशबू जिद पकड़कर बैठ जाती है, जिसके बाद नए स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया जाता है। उसके बाद स्कूल जाते समय उसकी माँ कहती है, आज लंच में खिचड़ी और दही दे देती हूँ। लंच में इसे ही खाना, इसे खाने से पेट ठंडा रहेगा। इस बार अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो अब नए स्कूल में नहीं भेजूंगी। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। नए स्कूल में खुशबू का आज पहला दिन था। इस स्कूल में सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ते थे। क्लास में घुसते ही एक लड़का खुशबू से कहता है, हाय, माय नेम इज विशाल। तुम इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ से यहाँ क्यों आ गई? अब मैं इसे क्या बताऊं? सच बताऊंगी तो यहाँ भी मेरी फजीहत हो जाएगी। ओह, उस स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए यहाँ आ गई। मैंने सुना है इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, ये तो तुमने एकदम सही सुना है। बाकी तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं इस क्लास का सबसे पढ़ाकू लड़का हूँ। श्योर, थैंक यू। उसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद विशाल और खुशबू दोनों साथ में घर जा रहे थे। तभी दूसरे स्कूल के बच्चे उसे देख लेते हैं। अरे वो देख, पैंट में पोटी करने वाली जा रही है। खुशबू, वो लड़के तुम्हें देखकर हंस हंस कर क्या बोल रहे हैं? अरे वो लड़के बहुत गंदे हैं, ऐसे ही मजाक में कुछ भी बोल रहे हैं। तुम उस पर ध्यान मत दो। थैंक गॉड विशाल को कुछ समझ नहीं आया, नहीं तो इस स्कूल में भी मेरा मजाक बन जाता। ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद खुशबू फिर से कैंटीन में जाकर फास्ट फूड खाने लगी। वो कभी छोले भटूरे तो कभी चाउमीन तो कभी बर्गर खाते रहती थी। एक दिन लंच में कैंटीन में जाकर मोमोज और बर्गर खा लेती है और क्लास में आकर बैठ जाती है। तभी उसे बहुत तेज पोटी आती है। हे भगवान, फिर से मेरे साथ वो पुराना वाला सीन ना हो जाए। तभी वो टीचर से परमिशन लेकर टॉयलेट जाती है और पेट साफ करके आती है। तभी उसे 5 मिनट बाद फिर से पोटी आ जाता है और वो फिर से टीचर से परमिशन मांगती है। तुम्हें 5 मिनट में कितनी बार जाना होता है? हाँ जाओ, और अब फिर से दोबारा नहीं जाने दूंगी, समझी? खुशबू भागते हुए टॉयलेट में जाती है और कहती है, मेरा तो पेट खराब हो गया और टीचर अब मुझे दोबारा आने नहीं देगी। एक काम करती हूँ, हाँ यही सही रहेगा। उसके बाद वे स्कूल के बाहर एक केमिस्ट से डायपर खरीद कर ले आती है और उसे पहन लेती है।
हाँ ये सही है, अब तो मैं क्लास में बैठे बैठे भी पोटी कर सकती हूँ। उसके बाद खुशबू क्लास में चली जाती है और 5 मिनट बाद उसे फिर से पोटी आती है। ये तो होना ही था, तभी तो दिमाग लगाकर डायपर पहन लिया मैंने। उसके बाद खुशबू क्लास में बैठे बैठे ही डायपर में पोटी कर देती है। डायपर की वजह से उसका पोटी बाहर नहीं आता है। ये देखकर खुशबू बहुत खुश होती है, लेकिन पेट खराब होने की वजह से उसके डायपर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। अब खुशबू उस बदबू को कैसे छुपाती? छी, ये अचानक से इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? कौन है जो फ्रेश होकर नहीं आया? हाँ मैम, बहुत ही सड़ी हुई बदबू आ रही है, लगता है कहीं कोई चूहा मर गया हो। वहीं खुशबू मन ही मन सोचती है, क्या सच में इतनी गंदी बदबू है क्या मेरी? पर मुझे तो नहीं लगता, शायद खुद की बदबू खुद को नहीं लगती है। चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी को कुछ भी पता चलने नहीं दूंगी। उस दिन सच में ही किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। अगले दिन खुशबू फिर से डायपर पहनकर स्कूल आई और क्लास शुरू होते ही पैंट में पोटी करने लगी और फिर से पूरा क्लास बदबू से भर गया। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन परेशान होकर मैम भी बोल पड़ी, इस क्लास से लंच के बाद इतनी गंदी बदबू क्यों आती है? मेरा तो पूरा मन ही खराब हो गया। इतना बोलकर टीचर बाथरूम में गई और वहां जाकर उल्टी करने लगी। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये बदबू, जिसकी वजह से क्लास के और भी बच्चे उल्टियां करने लगे और ये सब देखकर खुशबू हंसने लगती है। चाहे जो भी हो जाए, ये मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रहती। सच्चाई तो सामने आनी ही थी। खुशबू हर रोज स्कूल घुसने से पहले डायपर खरीदती थी। एक दिन खुशबू को डायपर खरीदते हुए उसकी क्लासमेट जूली देख लेती है। अरे ये खुशबू डायपर क्यों खरीद रही है? मुझे उस पर नजर रखनी होगी। जूली खुशबू पर नजर रखने लगी। लंच में उल्टा सीधा खाना खाने के बाद खुशबू अपने बैग से डायपर लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी और कुछ देर बाद उसे पहनकर बाहर आ गई। जूली ने सब कुछ देख लिया। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे क्लास में बदबू की दुकान लगाने वाली ये खुशबू ही है। उस दिन खुशबू का पेट फिर से खराब था और वो क्लास में बैठे बैठे ही बार बार पोटी कर रही थी, जिसकी बदबू इतनी ज्यादा गंदी थी कि क्लास टीचर भी उस बदबू से परेशान होकर बेहोश हो गई। अरे कौन है जो क्लास में इतनी गंदी हरकत करता है? सामने आओ। मुझे पता है क्लास में बदबू कौन फैलाता है। ये खुशबू है। ये हर रोज डायपर पहनती है और क्लास में ही पोटी करती है, जिस वजह से इतनी गंदी बदबू आती है। ये सुनते ही खुशबू चौंक जाती है। हे भगवान, इसे मेरे बारे में कैसे पता चल गया? अब तो इस स्कूल में भी मेरा भांडा फूट गया। टीचर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इधर स्कूल के सारे बच्चे खुशबू को बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करते हैं, उसे बुरा भला सुनाते हैं। बात प्रिंसिपल मैडम तक पहुंच जाती है और फिर प्रिंसिपल मैडम खुशबू की माँ को अपने स्कूल में बुलाती है और उसे खूब सुनाती है। ये आपने कैसे गंदे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को? ऐसी गंदी हरकत, इसकी वजह से पूरे क्लास के बच्चे बीमार पड़ गए हैं। एक तो गंदगी फैलाती है और ऊपर से झूठ भी बोलती है। सॉरी, लेकिन आपके बच्चे अब हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। हम एक बच्चे की वजह से अपना पूरे स्कूल का माहौल खराब नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे को ले जाइए यहाँ से। उसके बाद खुशबू अपनी माँ के साथ घर आ जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनने को मिला। माँ, मैं बहुत गंदी बेटी हूँ। आपके मना करने के बाद भी मैं बाहर की चीजें खाना बंद नहीं की। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद बाहर का कभी कुछ नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। चलो अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। कुछ दिनों के इलाज के बाद खुशबू का पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अब पहले से पूरी तरह बदल जाती है। वो अब बाहर का कुछ भी नहीं खाती है, सिर्फ घर का सिंपल और सादा खाना खाती है, जिसके बाद उसकी माँ उसका दाखिला नए स्कूल में करा देती है और खुशबू वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। गरीब दर्जी भाई का जादुई गाउन। एक गांव में मंजित नाम का एक गरीब दर्जी रहता था। मंजित की एक छोटी बहन थी जिसका नाम रीता था। मंजित ने रीता को बड़े ही लाड प्यार से पाला था और वक्त के साथ साथ रीता की उम्र अब शादी लायक हो जाती है। लेकिन मंजित अपनी गरीबी की वजह से अपनी बहन का कहीं रिश्ता नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वह अक्सर परेशान रहा करता था। ऐसे ही आज मंजित के घर पे अनीता नाम की एक औरत अपने बेटे जीतू का रिश्ता लेकर आती है और दहेज के नाम पे मंजित से भारी डिमांड करती है। देखो मंजित, वैसे तो तुम मेरे बेटे जैसे हो, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कोई बड़ा नहीं है,
इसलिए मैं दान दहेज की बात तुमसे ही कर रही हूँ। मेरा बेटा जीतू लाखों में एक है और शहर जाकर पढ़ाई की है उसने और अब लिमिटेड कंपनी में जॉब भी करता है। तो जब मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर इतना पैसा खर्चा किया है तो दहेज लेना तो बनता ही है। क्यों नहीं आरती जी, कहिए क्या डिमांड है आपकी? मुझ गरीब भाई से जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूँगा अपनी बहन के लिए। तो फिर ठीक है, तुम 5 लाख रुपए कैश और 2 पहिए की गाड़ी और सोने की चैन अंगूठी दे देना और साथ में बारातियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अनीता के मुंह से दहेज की इतनी बड़ी डिमांड सुनकर मंजित के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि एक गरीब दर्जी भला इतना दहेज कैसे दे सकता था। इसलिए मंजित हाथ जोड़कर कहता है, माफ करिएगा अनीता जी, लेकिन जो आपने दहेज की मांग की है वो मेरी हैसियत से बहुत ऊपर है। आपको पता है ना, मैं एक गरीब दर्जी हूँ, तो भला मैं इतना दहेज कैसे दे पाऊँगा? अरे तो क्या हो गया, किसी से कर्जा ले लेना। और वैसे भी तुम जो भी दोगे आखिर वह सब तो तुम्हारी बहन का ही तो होगा। मुझ बुढ़िया की कितनी उम्र ही है, आखिर मेरे जाने के बाद तुम्हारी बहन ही तो पूरे घर पर राज करेगी, तो अपनी बहन के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। अनीता ने मंजित की बहन का सहारा लेकर बेचारे को अपनी बातों में फंसा लिया और मंजित बेचारा अपनी बहन की खुशहाल जिंदगी को देखकर अनीता की सारी डिमांड को पूरा करने के लिए हाँ कह देता है। जिसके बाद अनीता रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है। तभी रीता उदास होकर मंजित से कहती है, भैया ये आपने क्या कर दिया? आपने किस बुनियाद पर उनकी सारी डिमांड को पूरा करने के लिए हाँ कर दिया? आपको तो हमारे घर की हालत पता है ना, तो भला इतना पैसा आप कहाँ से लाओगे और कैसे पूरी करोगे आप इनकी इन शर्तों को? मेरी प्यारी बहन, तुझे तो पता है ना कितनी मुश्किल के बाद ये रिश्ता हमारे हाथ लगा है, तो भला मैं इसे अपने हाथ से कैसे जाने देता। इसलिए तू चिंता मत कर, तू बस अपने गरीब दर्जी भाई पर भरोसा रख, मैं सारा इंतजाम कर लूँगा। इतना कहकर मंजित अपनी दर्जी की छोटी सी दुकान पर चला जाता है, लेकिन उसने रीता को तो तसल्ली दे दी थी और वह खुद अंदर ही अंदर इस चिंता से घुटा जा रहा था कि वह इतनी जल्दी इतना सारा इंतजाम कैसे कर पाएगा, और इस वजह से उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था और ऐसे ही समय गुजरता रहा। तभी एक दिन गांव की कुछ औरतें गुस्से में मंजित की दुकान पर आती है और कहती है, अरे ओ मंजित, ये तूने हमारे कपड़ों का क्या हाल किया है? क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती? तुमने मेरी इतनी महंगी साड़ी का ब्लाउज खराब कर दिया है। अरे जब तुम्हें दर्जी का काम ही नहीं आता तो फिर ये दुकान खोल कर क्यों बैठे हो? मेरे सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया है तुमने। अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इसलिए अब मुझे मेरे सिलाई के पैसे वापस चाहिए। मुझे माफ कर देना भाभी, ये लीजिए आपके पैसे। इतना बोलकर मंजित पैसे निकालकर उस औरत को दे देता है और उस दिन के बाद से मंजित से गांव की बहुत कम औरतें ही अपना कपड़ा सिलवाया करती थी। इस वजह से मंजित की स्थिति और भी ज्यादा खराब होने लगती है। ऐसे ही समय गुजर जाता है और शादी के दिन नजदीक आता देख मंजित बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए वह गांव के मुखिया के घर उनसे मदद मांगने जाता है। राम राम मुखिया जी, मैं यहाँ आपसे कुछ मदद मांगने आया था। कुछ ही दिनों में मेरी छोटी बहन की शादी है, तो आप मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दीजिए। इसके बदले आप चाहे तो मेरी दर्जी की दुकान गिरवी रख सकते हैं। अरे ओ मंजीत, तुझे मैं क्या मूर्ख दिखाई देता हूँ जो तेरी वो छोटी सी दुकान के लिए मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूँ? अरे मैं मुखिया हूँ, घाटे का सौदा कभी नहीं करता। और तुम जैसे गरीबों का क्या पता, कहीं मेरे पैसे लेकर भाग गए तो? इसलिए मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह मुखिया मंजित को पैसे देने से मना कर देता है और मंजित निराश होकर वापस अपने घर आ जाता है। जिसके बाद रीता उससे कहती है, अरे भैया, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? क्या बताऊं रीता, शादी का दिन नजदीक आ रहा है और अभी तक मैंने पैसों का कोई इंतजाम नहीं किया। मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी है कि मैं तेरी शादी के लिए एक सुंदर सा गाउन ले पाऊं।
आप परेशान मत होइए, बस भगवान पर भरोसा रखिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा रीता, मैं अपनी दुकान पर जा रहा हूँ। अरे भैया रुकिए, अपना खाना तो लेते जाइए, आप हमेशा खाना ले जाना भूल जाते हैं। मंजित हाथ में खाना लेकर अपनी दुकान पर जाता है और दुकान खोलते ही उसकी दुकान के सामने एक गरीब बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक थैला होता है, वह मंजित के दुकान के पास आकर कहती है, अरे बेटा, मुझ गरीब बुढ़िया को कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे अम्मा, आप परेशान मत होइए, ये लीजिए मेरा खाना, आप खा लीजिए। लेकिन बेटा, फिर तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, इस समय आपको इस खाने की बहुत जरूरत है। मेरा क्या, मैं तो पानी पीकर भी अपना पेट भर लूंगा। इतना सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर खाना खा लेती है, जिसके बाद वह मंजित से कहती है, अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने इस बुढ़िया का पेट भरा है, देखना भगवान तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। इतना सुनकर मंजित के चेहरे पर उदासी छा जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, जिसे देखकर वह बूढ़ी औरत कहती है, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? इतना सुनकर मंजित उस बूढ़ी औरत को अपनी बहन की शादी की सारी परेशानियों के बारे में बताता है, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे भोले भाले इंसान के साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत अपने थैले से एक सुंदर सा चमकता हुआ कपड़ा निकालती है और मंजित को दे देती है और कहती है, सुनो बेटा, ये लो कपड़ा और इससे तुम अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गाउन सिलना, फिर देखना वह गाउन तुम्हारी बहन की हर एक इच्छा को पूरी करेगा। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मंजित पूरी रात बैठकर अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गाउन सिलता है और सुबह होते ही वह उस गाउन को लेकर अपने घर आ जाता है और उस गाउन से कहता है, आज मेरी बहन की शादी है, लेकिन मेरे घर पर शादी की कोई तैयारी नहीं हुई है और न ही मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे मैं अपने घर को सजा सकूं। मंजित जैसे ही उस गाउन के सामने अपने दर्द को बयां करता है, वैसे ही उस गाउन के अंदर से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते मंजित का पूरा घर दुल्हन की तरह सज जाता है। यह देखकर मंजित बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी बहन को आवाज लगाता है, रीता, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ भैया, आप बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे शादी का इतना इंतजाम करना है। अरे रीता, तुम यहीं रुको, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। है मेरे बनाए हुए जादुई गाउन। मुझे इस समय बहुत सारे पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मंजित के इतना कहते ही उस गाउन में से फिर से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वहाँ पर ढेर सारे नोटों की गड्डियाँ इकट्ठी हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाउन। आज तुम्हारी वजह से एक गरीब भाई अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से कर पाएगा। इतना बोलकर मंजित अपनी बहन की शादी में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ता है और वह पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजवा देता है, जहां पूरा गांव इस गरीब भाई बहन की शादी की सजावट देखकर हैरान हो जाता है और पूरे जोरों शोरों से शादी का आनंद लेने के लिए शादी में शामिल होता है। और तारों की छांव में उसकी बहन रीता उस जादुई गाउन को पहनकर चांद की तरह चमक रही होती है और उसके शरीर पर जड़े हुए गहने उसकी खूबसूरती पर और भी चार चांद लगा रहे होते हैं। जिसके बाद मंजित अपनी बहन को लेकर मंडप में जाता है।